दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज के सेकंड सीजन को। उम्मीद है अब तक आपने इसका फर्स्ट सीजन देख ही लिया होगा और अगर अब तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट सीजन में हमने देखा कि टॉमी शेल्बी अपने भाइयों के साथ पीकी ब्लाइंडर्स की एक मजबूत विरासत खड़ी कर लेता है, लेकिन वहां का एक बड़ा गैंगस्टर बिली किम्बर उनको रोकने की कोशिश करता है। तभी एटीट्यूड किंग थॉमस उर्फ टॉमी शेल्बी उस गैंगस्टर को गोली मारकर उसकी कहानी खत्म कर देता है। लास्ट सीजन के दौरान हमने मेजर कैम्बल को भी देखा, जो कि उसी लड़की से प्यार करता था जिससे टॉमी किया करता था, लेकिन आखिर में वो लड़की जिसका नाम ग्रेस था वो टॉमी को चुन लेती है और कैम्बल गुस्से में आकर उस पर गन तान देता है। अब उससे आगे की कहानी हम इस सीजन में देखने वाले हैं। इस सीजन में हम टॉमी के एक नए दुश्मन को भी देखेंगे, लेकिन अब ये दुश्मन कौन है और टॉमी उससे कैसे निपटेगा, ये जानने के लिए आपको ये सीजन पूरा देखना होगा। इस सीरीज का हर एक एपिसोड बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए बिना स्किप किए आप इसको पूरा देखिएगा। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट सीजन खत्म हुआ था। मेजर कैम्बल ग्रेस पर बंदूक ताने खड़ा था, लेकिन तभी ग्रेस अपने बैग में छिपी रिवॉल्वर उठाती है और कैम्बल को शूट कर देती है। हालांकि कैम्बल उस गोली से मरता नहीं, लेकिन वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है और एक बैसाखी के सहारे चलने लगता है। अब देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। आज पूरी शेल्बी फैमिली एडा और उसका बेटा कार्ल फ्रेडी के अंतिम संस्कार पर आए हुए थे, क्योंकि फ्रेडी एक जानलेवा बीमारी के चलते नहीं रहा। फिर टॉमी एडा को समझाता है कि तुम्हें वापस घर आ जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेडी अब मर चुका है और तुम हमारे साथ खुश रह पाओगी। लेकिन एडा तुरंत ही टॉमी को मना कर देती है और कहती है कि अब मैं शेल्बी नहीं हूँ और मेरे पति के मर जाने के बाद थ्रोन भी नहीं रही। इसका मतलब मैं और मेरा बेटा पूरी तरह से आजाद हैं। एडा की ये बातें सुनने के बाद टॉमी उसको ज्यादा फोर्स नहीं करता। अगले सीन में हम 2 औरतों को देखते हैं जो टॉमी के पब के पास कुछ रखकर वहां से चली जाती हैं। तभी वहां पर एक तेज धमाका हो जाता है और शेल्बी का पूरा गैरिसन पब तबाह हो जाता है। जब टॉमी को इस बात की खबर मिलती है तो वो और पोली फौरन पब के पास पहुंच जाते हैं। बाहर खड़ा ऑफिसर टॉमी को बताता है कि ये हादसा सुबह 7 बजे हुआ था और यहाँ आसपास के लोगों ने किसी को भी पब में आते जाते नहीं देखा। फिर टॉमी उस ऑफिसर को कुछ पैसे देता है और कहता है कि सबको यही पता चलना चाहिए कि ये हादसा गैस लीक की वजह से हुआ है। दरअसल टॉमी समझ गया था कि जरूर ये धमाका उसके किसी दुश्मन ने करवाया है, लेकिन वो नहीं चाहता कि ये बात बाहरी दुनिया को पता चले, वरना लोग इसके पब में आना जाना बंद कर देंगे। फिर टॉमी अपना मन हल्का करने के लिए एक बार में ड्रिंक करने जाता है। तभी एक बच्चा वहां पर आकर पूछता है कि आप में से पीकी ब्लाइंडर कौन है। फिर टॉमी समझ जाता है कि जरूर ये बच्चा किसी के कहने पर ही यहाँ पर आया है। फिर वो तुरंत उस बच्चे के पीछे पीछे चलने लगता है। वो बच्चा टॉमी को सीधा आयरिश लोगों के पास ले जाता है, जिनकी हेड डोनल और उसका खास आदमी जिसका नाम हेमे है टॉमी के साथ मीटिंग करते हैं। डोनल टॉमी को बताती है कि ये हमला हमने ही करवाया था और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो आगे चलकर इससे भी बड़े बड़े हमले होंगे। लेकिन डोनल और उसके आदमी को कोई भी अंदाजा नहीं था कि टॉमी भी बहुत पहले से ही उनको टारगेट किए हुए है। फिर टॉमी डोनल को उसका नाम और उसकी पूरी हिस्ट्री, यहाँ तक कि डोनल के बेटे को क्या तकलीफ है, ये भी बता देता है। फिर डोनल मुस्कुराती है और अपने आदमी हेमे को कहती है कि गन नीचे कर लो। डोनल को टॉमी का यही अंदाज बहुत पसंद आता है और इसीलिए आयरिश लोगों ने अपने काम के लिए सिर्फ टॉमी को चुना है। टॉमी डोनल से पूछता है कि मुझे क्या काम करना होगा। फिर डोनल उसको पूरा काम बताती है और धमकी भी देती है कि अगर तुमने मना किया तो तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। अब ये कौन सा काम है ये आपको आगे पता चलेगा। लेकिन टॉमी डोनल की बातें सुनने के बाद काफी गुस्से में आ जाता है। तभी रात के वक्त टॉमी ऑफिसर रॉस से मिलता है और उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहता है कि आज आधी रात से सुबह 4 बजे तक कोऑपरेटिव स्टेबल के पास कोई भी ऑफिसर नहीं होना चाहिए। फिर रॉस टॉमी की ये बात मान लेता है, लेकिन जाते जाते वो टॉमी को बताता है कि हमारा एक पुराना दोस्त वापस आ गया है और उसका कहना है कि अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उम्मीद करता हूँ कि वो हमें परेशान नहीं करेगा। फिर टॉमी तुरंत समझ जाता है कि रॉस कैम्बल की बात कर रहा है।
दरअसल कैम्बल गवर्नर के कहने पर ही यहाँ पर आया था, क्योंकि पुलिस ने एक कातिल को पकड़ा हुआ है जिसका कहना है कि उसने ये कत्ल किसी खराब टांग वाले आदमी के ऑर्डर पर ही किया था। फिर गवर्नर डायरेक्टली कैम्बल को दोष देते हैं कि तुम्हारी वजह से ही एक बेगुनाह को फांसी हो जाएगी, लेकिन तभी कैम्बल उन्हें धमकाते हुए कहता है कि मुझे आपके घर का एड्रेस पता है, इसलिए आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। कैम्बल के इतना कहने पर गवर्नर बिल्कुल चुप हो जाता है, जिसके बाद कैम्बल वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉन आर्थर को आकर बताता है कि टॉमी ने शेल्बी की अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, जिसके बाद सभी शेल्बी ब्रदर्स मीटिंग में पहुंच जाते हैं और वहां टॉमी का इंतजार करने लगते हैं। हर कोई जानता था कि आज इस मीटिंग का मेन एजेंडा क्या है। दरअसल टॉमी अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहा है और इसीलिए वो चाहता है कि लंदन में और भी कई सारी कंपनियां खोलने के लिए सभी शेल्बी ब्रदर्स उसका साथ दें। टॉमी के आने से पहले ही जॉन एक प्रस्ताव रखता है कि हम लोग इतने बिजनेस में भी खुश रह सकते हैं। आज शेल्बी जितना पैसा कमा रहे हैं उतना पैसा आम आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता और इसीलिए जॉन के हिसाब से उन्हें बिजनेस बढ़ाने की बजाय इसी बिजनेस को मजबूत करना चाहिए। हालांकि जॉन ये सब अपनी मर्जी से नहीं कह रहा था, वो ये सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसकी पत्नी आसमा ऐसा चाहती थी। लेकिन आंट पोली जॉन की सभी दलीलें नाकार देती हैं। तभी कुछ ही देर में टॉमी भी वहां पर आ जाता है, लेकिन मीटिंग के वक्त आसमा भी शेल्बी से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जॉन उसको चुप करा देता है। ये देखकर टॉमी जॉन की हरकत पर नाराज हो जाता है और कहता है कि इस परिवार में औरतें हमेशा मर्दों के बराबर रही हैं और इसीलिए आसमा को पूरा हक है कि वो अपनी बात हमारे सामने रख सके। फिर आसमा बोलना शुरू करती है। फिर वो टॉमी को बताती है कि लंदन में बिजनेस एक्सपेंड करना सही फैसला नहीं है, क्योंकि वहाँ आर्मी के बीच जंग छिड़ी हुई है और अगर इस बीच किसी भी शेल्बी को कुछ हो गया तो हम सब टूट जाएंगे। अब आसमा की बात सुनने के बाद टॉमी उसकी इस बात का आदर करता है, लेकिन वो हरगिज बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान टालने वाला नहीं था। फिर टॉमी अपने भाइयों पर चिल्लाते हुए कहता है कि हम अपना बिजनेस जरूर बढ़ाएंगे और अगर कोई हमारा साथ नहीं देना चाहता तो वो अभी की अभी इस मीटिंग से जा सकता है। फिर सभी लोग जॉन की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन जॉन मीटिंग छोड़कर नहीं जाता। मीटिंग खत्म होने के बाद आंट पोली टॉमी से अकेले में बात करती है। दरअसल पोली खुद भी नहीं चाहती थी कि टॉमी लंदन में बिजनेस एक्सपेंड करे, लेकिन टॉमी उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। अब आंट पोली साफ साफ देख रही थी कि टॉमी को ग्रेस की बहुत याद सताती है। फिर वो टॉमी को कहती है कि तुम्हें अब उस लड़की को भूल जाना चाहिए, लेकिन जवाब में टॉमी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो ग्रेस को याद करता ही नहीं। खैर अब पोली ने ग्रेस की बात कर ही दी थी, इसलिए टॉमी अपना जोश ठंडा करने के लिए लिजी के पास पहुंच जाता है। लिजी के साथ मजा करने के बाद जब टॉमी वहां से जाने लगता है तो लिजी उसको बताती है कि मैं इन दिनों आंखें बंद करके टाइपिंग करना सीख रही हूँ। फिर टॉमी लिजी की ये बात अपने माइंड में बिठा लेता है, क्योंकि अगर लिजी सच में ऐसा कर सकती है तो आने वाले समय में शेल्बी कंपनी लिमिटेड को उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी तरफ आंट पोली एक जिप्सी औरत के पास जाती है जो जादू टोने की मदद से प्रेजेंट और फ्यूचर की गहराइयों को देख सकती थी। पोली उस औरत को बताती है कि मैं भी एक जिप्सी हूँ और मुझे आजकल हर रोज किसी लड़की के सपने आते हैं। वो लड़की मुझे कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे मार दिया गया है। फिर वो औरत पोली से पूछती है कि तुम्हें जानना क्या है। पोली कहती है मेरे बच्चों को बहुत पहले ही मुझसे अलग कर दिया गया था और मुझे यही जानना है कि वो सभी दुनिया के किसी कोने में जिंदा हैं या नहीं। पोली की बातें सुनने के बाद वो जिप्सी औरत अपना जादू टोने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। अब उस औरत ने पोली को क्या बताया ये तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन उस जगह से बाहर निकलते समय पोली चीख चीख कर रो रही थी, जिसका साफ मतलब ये निकलता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं जो काफी समय से किसी ट्रोजन के आदमी पर नजर रखे हुए था। दरअसल आयरिश लोगों ने टॉमी को जो काम दिया था वो यही है कि उसे ट्रोजन को मारना है। वो लोग टॉमी को ट्रोजन को मारने की वजह नहीं बताते, लेकिन मजबूरन टॉमी को उनकी बात माननी ही पड़ती है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि टॉमी ने कोऑपरेटिव स्टेबल्स के पास से पुलिस फोर्स को क्यों हटवा दिया था। तभी अगली सुबह टॉमी अपने दोनों भाइयों के साथ लंदन घूमने के लिए निकल जाता है। फिर रास्ते में वो लोग ट्रोजन की लाश को भी दफना देते हैं, जिसके बाद टॉमी की गाड़ी सीधा लंदन के एक बड़े लॉन्स के बाहर जाकर रुक जाती है। दूसरी तरफ पोली और आसमा जब घर पर अकेले थे तभी आसमा उसे बताती है कि आप उस जिप्सी औरत पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ कुछ ही ट्रिक्स की हेल्प से विधवा औरतों को बेवकूफ बनाते हैं।
आसमा की बात सुनकर पोली हैरान रह जाती है क्योंकि इस मीटिंग के बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। फिर वो आसमा के गले पर चाकू रखकर उसको कहती है कि अगर ये बात परिवार में किसी को भी पता चली तो तुम कल का सूरज नहीं देखोगी। फिर आसमा पोली की ये बात मान लेती है। दूसरी तरफ टॉमी, आर्थर और जॉन जब बार के अंदर एंजॉय कर रहे थे तो तभी वहां का मैनेजर टॉमी के पास आता है और कहता है कि आपको यहां से चले जाना चाहिए। दरअसल लंदन की धरती पर सबीनी नाम के एक आदमी का राज चलता है और सबीनी के कई लोग इस बार में भी मौजूद हैं जो शेल्बी को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन तीनों भाइयों में से कोई भी उस मैनेजर की बात नहीं मानता, जिसके बाद शेल्बी ब्रदर्स और सबीनी के बीच में हाथापाई हो जाती है। हर बार की तरह इस बार भी पीकी ब्लाइंडर्स अपनी पीकी कैप्स की हेल्प से उन सभी की हालत खराब कर देते हैं। फिर टॉमी वहां पर मौजूद बाकी के लोगों को कहकर जाता है कि अब हम यहाँ पर बिजनेस करेंगे, इसलिए आप में से जो कोई भी हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है बेझिझक हमारे पास आ सकता है। टॉमी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है क्योंकि सबीनी बिली किम्बर से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। फिर लड़ाई खत्म होने के बाद वो तीनों शेल्बी भाई एक बार फिर से लंदन घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम कैम्बल को देखते हैं जो विंस्टन चर्चिल से मिलने के लिए आया था। फिर कैम्बल चर्चिल से टॉमी को पकड़ने की इजाजत मांगता है क्योंकि उसके हिसाब से टॉमी जैसे आदमी को फांसी होनी चाहिए। अब चर्चिल भी उसको इजाजत दे देते हैं, जिसके बाद कैम्बल वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ टॉमी लीजी के पास जाता है और चेक करता है कि क्या वो सच में आंखें बंद करके टाइपिंग कर सकती है या नहीं। फिर लीजी बिना हिचकिचाए टॉमी जो कुछ भी कहता है उसको लिख कर दिखा देती है। फिर टॉमी उसको कहता है कि आज से तुम हमारी कंपनी के लिए टाइपिंग का काम करोगी और आज के बाद तुम्हें कोई भी दूसरा धंधा करने की जरूरत नहीं है। जब लीजी टॉमी की ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर घर वापस आने के बाद टॉमी सबसे पहले आंट पोली से मिलता है। फिर आंट पोली उसको बताती है कि सबीनी की तरफ से तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। पोली टॉमी से अपनी नाराजगी भी जाहिर करती है क्योंकि टॉमी ने सबीनी से पंगा ले लिया था और इस लेटर में उसने खुली चेतावनी भेजी है कि सबीनी अपना बदला जरूर लेगा। टॉमी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि सबीनी उसके साथ उसकी बहन पर भी नजर रखे हुए है। तभी रात के वक्त सबीनी गैंग के लोग एडा पर हमला करके उसको अपने साथ ले जाते हैं। इधर टॉमी जब अपनी गाड़ी के पास आता है तभी वो लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर टॉमी को बहुत मारते हैं। कुछ देर बाद बॉस सबीनी खुद टॉमी के पास आता है और उसका सोने का दांत उखड़वा लेता है। अब सबीनी टॉमी को शूट करने ही वाला था, तभी पीछे से एक गोली चलती है और सबीनी गैंग के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। ये गोली और किसी ने नहीं बल्कि चेस्टर कैम्बल ने चलाई थी क्योंकि कैम्बल टॉमी को इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। अब सेकंड एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। कैम्बल टॉमी को एक हॉस्पिटल में लाकर एडमिट करवा देता है, जिसके बाद वो टॉमी को कहता है कि जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तुम्हें मेरा कहा मानना पड़ेगा। हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी मार खाने के बाद भी टॉमी शेल्बी का एटीट्यूड बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वो कैम्बल को कहता है कि जंग में गोली खाने पर मेडल मिलते हैं, लेकिन एक लड़की से गोली खाने पर मर्द के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। कैम्बल समझ जाता है कि टॉमी ग्रेस की बात कर रहा है। फिर वो टॉमी को बताता है कि ग्रेस इस वक्त न्यूयॉर्क में है और उसकी शादी भी हो चुकी है। हालांकि टॉमी को ये सब पहले से ही पता था, लेकिन एक बार फिर इस बात का जिक्र आते ही वो थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर जाते वक्त कैम्बल टॉमी के सीने पर अपनी छड़ी रखकर कहता है कि मुझे ट्रोजन मर्डर केस के बारे में पता है और अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं उसके कत्ल के जुर्म में तुम्हें फांसी दिलवा दूंगा। फिर ये धमकी देकर कैम्बल वहां से चला जाता है। फिर रात के वक्त टॉमी लंगड़ाता हुआ अंकल चार्ली के पास जाता है। चार्ली टॉमी को समझाते हैं कि तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, लेकिन टॉमी कहता है कि मुझे किसी भी हाल में जल्दी से जल्दी लंदन के कैम्डेन शहर पहुंचना होगा। फिर जल्दी ही टॉमी कलरी को लेकर पानी के रास्ते कैम्डेन जाने के लिए निकल पड़ता है। 2-3 दिन के लंबे सफर के बाद फाइनली वे दोनों कैम्डेन पहुंच जाते हैं, जहां टॉमी सोलोमन नाम के एक आदमी से मुलाकात करता है जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर और सबीनी का बहुत पुराना दुश्मन भी था। सोलोमन के लोग आज तक सबीनी से जीत नहीं पाए, लेकिन टॉमी उसको ऑफर देता है कि अगर हम आपस में हाथ मिला ले तो सबीनी को हराया जा सकता है। सोलोमन टॉमी की बात सुनते ही उस पर गन तान देता है। दरअसल उसे अच्छे से पता है कि टॉमी ने बिली किम्बर के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। पहले टॉमी दोस्ती करता है और फिर बाद में उसे शूट कर देता है। सोलोमन्स के गन तानने के बाद भी टॉमी बिल्कुल भी नहीं घबराता। तभी अचानक टॉमी की नाक से खून बहने लगता है, जिसको देखकर सोलोमन्स को एहसास हो जाता है कि टॉमी इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी उससे मिलने के लिए आया।
इसका मतलब ये इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। फिर सोलोमन्स टॉमी के साथ हाथ मिला लेता है। अब कुछ देर के लिए ही सही, टॉमी की मुसीबत कम हो जाती है। फिर टॉमी वापस आने के बाद एडा से मिलता है। दरअसल पीकी ब्लाइंडर्स के आदमियों ने एडा को बचा लिया था, लेकिन टॉमी उसको समझाता है कि अपना फ्लैट बदलने के बाद भी तुम सेफ नहीं हो। लेकिन एडा टॉमी को साफ साफ कह देती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहने वाली। फिर टॉमी उसके हाथ में एक नए घर की चाबी थमा देता है और बताता है कि मैंने हमारे काफी सारे पैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे भी नाम है। अब एडा नए घर की चाबी लेकर खुश हो जाती है। फिर वो टॉमी को थैंक यू तो नहीं कहती, लेकिन एडा का हंसता हुआ चेहरा देखकर टॉमी को उसका थैंक यू मिल जाता है। अगले सीन में हम सबीनी को देखते हैं, जो पुलिस वाले को बुलाकर उससे टॉमी के बारे में पूछ रहा था। पुलिस वाला सबीनी को समझाता है कि हम हर एक ट्रेन या बोट की तलाशी नहीं ले सकते, लेकिन उसकी इतनी बातें सुनने के बाद सबीनी का खून खोल उठता है। अब सबीनी को लगने लगा था कि सारी पुलिस फोर्स पीकी ब्लाइंडर्स के साथ मिली हुई है। फिर वो तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि टॉमी को ढूंढो और जैसे ही वो मिल जाए उसको खत्म कर देना। अगले सीन में हम देखते हैं आज पोली आंटी का बर्थडे था, इसलिए टॉमी और उसके सभी भाई आंट पोली को एक शानदार गिफ्ट देने के लिए उनको अपने साथ ले जाते हैं। पोली को कोई अंदाजा भी नहीं था कि टॉमी उसको क्या गिफ्ट देने वाला है, लेकिन जब टॉमी उन्हें एक नए घर के सामने लाकर खड़ा कर देता है तो पोली के होश उड़ जाते हैं। फिर पोली टॉमी से पूछती है कि क्या ये घर हमारा है। फिर जवाब में टॉमी कहता है हमारा नहीं, सिर्फ आपका है। आंट पोली के इस शानदार गिफ्ट से वो बहुत खुश हो जाती है। तभी कुछ देर बाद टॉमी अपने भाइयों को कहता है कि हमें अकेले में कुछ बात करनी है, इसलिए तुम सब बाहर इंतजार करो। फिर टॉमी पोली से उनके बच्चों के बारे में पूछना शुरू करता है। दरअसल आसमा ने टॉमी को सारी बातें बता दी थी और इसीलिए टॉमी ने यह तय किया कि चाहे कितने भी पैसे खर्च क्यों ना करने पड़े, वो आंट पोली के बच्चों के बारे में पता लगाकर ही रहेगा। फिर टॉमी की बातें सुनने के बाद आंट पोली मन ही मन रोने लगती है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि टॉमी उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। फिर टॉमी पोली से बात करने के बाद सीधा लिजी के पास जाता है और उससे एक लेटर लिखवाता है जो डायरेक्टली कैम्बल के हेड ऑफिसर विंस्टन चर्चिल के पास भेजा जाएगा। उस लेटर में पीकी ब्लाइंडर्स की कुछ मांगे लिखी हुई थी, जिनके मुताबिक उन्हें अपना माल विदेश में एक्सपोर्ट करने की इजाजत चाहिए। अब चर्चिल टॉमी की ये रिक्वेस्ट नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि लेटर में टॉमी ने यह भी लिखा था कि मैं इस देश के लिए बहुत सी कुर्बानियां दे चुका हूं और आगे भी देता रहूंगा, सो प्लीज मेरी इस छोटी सी मांग पर विचार कीजिएगा। फिर कैम्बल चर्चिल को समझाता है कि आप उसकी मांगे पूरी मत कीजिए, लेकिन चर्चिल तो बाकी ऑफिसर्स से पूछते हैं कि तुम में से कौन कौन पहले जंग लड़ चुका है। फिर सभी ऑफिसर्स अपना हाथ उठाते हैं सिवाय कैम्बल के। अब चर्चिल कैम्बल से कहते हैं कि तुम्हें अपना जवाब मिल ही गया होगा। फिर वो ये भी बताते हैं कि हम सिर्फ टॉमी की कुछ ही शर्तें मानेंगे और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसके कामों में सपोर्ट कर रहे हैं। अब कैम्बल को भी चर्चिल की ये बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमी मिसेज जॉनसन नाम की एक लेडी से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि पोली का बेटा माइकल उन्हीं के पास रह रहा है। लेकिन मिसेज जॉनसन इस बारे में बात करने से साफ साफ इनकार कर देती है। फिर टॉमी माइकल को एक कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी असली माँ का एड्रेस है और अब वो तुमसे मिलना चाहती है। फिर इतना कहने के बाद टॉमी वहाँ से चला जाता है। टॉमी को अच्छी तरह से पता था कि माइकल पोली से मिलने जरूर आएगा, क्योंकि इस तरह की चौंकाने वाली बात हमेशा इंसान के दिमाग में बैठ जाती है। अगले सीन में हम टॉमी के सबसे छोटे भाई फिन को देखते हैं, जो लड़ाई करने की ट्रेनिंग ले रहा था। उस समय आर्थर भी वहां पर मौजूद था और ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन तभी आर्थर को कुछ हो जाता है और वो उस आदमी को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। फिर कुछ ही मिनटों में वो आदमी दम तोड़ देता है। तभी फिन आकर टॉमी को ये सारी बात बताता है। ये बात सुनने के बाद टॉमी समझ जाता है कि जरूर ये सब दवाइयां ना लेने के कारण हो रहा है। दरअसल टॉमी ने ही आर्थर को वो दवाइयां लेने से मना किया था, क्योंकि आर्थर के हिसाब से उन दवाइयों में ड्रग्स हैं और अगर वो ड्रग नहीं लेता तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर टॉमी जल्दी से आर्थर के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है। आर्थर किसी भी चीज के लिए टॉमी को दोष नहीं दे रहा था, लेकिन वो बस इतना जरूर कहता है कि बिना दवा के दिमाग पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल है। फिर टॉमी आर्थर की ये बात सुनकर थोड़ा भड़क जाता है और कहता है कि मैं हर वक्त तुम पर ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास और भी कई सारे काम हैं और अगर तुम अपनी लाइफ के लिए एक छोटी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकते तो तुम्हारा शेल्बी होना बेकार है। फिर आर्थर को अपनी बेइज्जती पर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी बात समझ रहा था कि टॉमी कुछ गलत नहीं बोल रहा
अगले सीन में हम चेस्टर कैम्बल को देखते हैं, जिसने ऑफिसर रोज को मिलने के लिए बुलाया था। कैम्बल रोज के आते ही उससे सीधा सवाल करता है कि तुमने टॉमी से कितनी रिश्वत ली थी। दरअसल कैम्बल को पता चल चुका था कि रोज अब टॉमी के साथ मिल गया है और इसीलिए वो रोज को कहता है कि तुम आज से मेरे लिए काम करोगे और बदले में टॉमी तुम्हें जितने पैसे देता है उससे ज्यादा पैसे मैं तुम्हें दूंगा। अब रोज कैम्बल की ये बात मान लेता है, जिसके बाद कैम्बल वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ टॉमी आंट पोली को आकर बताता है कि मैंने आपके बच्चों की फाइल्स देखी है, लेकिन दुख की बात यह है कि आपकी बेटी आना अब इस दुनिया में नहीं रही। टॉमी की बात सुनकर पोली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी टॉमी उन्हें एक अच्छी खबर भी सुनाता है कि आपका बेटा माइकल अब भी जिंदा है। माइकल का नाम सुनते ही पोली के सभी आंसू गायब हो जाते हैं। अब भले ही उनको एक बच्चे के खोने का दुख था, लेकिन भगवान की कृपा से उनका दूसरा बच्चा जिंदा है। फिर पोली तुरंत टॉमी को माइकल का एड्रेस बताने के लिए कहती है, लेकिन टॉमी उनको कहता है कि मैं आपको एड्रेस नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि माइकल की मां कभी भी पोली को उसके पास नहीं जाने देगी और माइकल भी कुछ महीनों बाद 18 का होने ही वाला है, जिसके बाद वो अपने फैसले खुद ले सकता है। फिर टॉमी आंट पोली को समझाता है कि आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर आप वहां पर गई तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। अब आंट पोली को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो तुरंत टॉमी पर बंदूक तान देती है और कहती है कि एड्रेस तो तुम्हें बताना ही होगा। फिर टॉमी कहता है कि बस इन्हीं हरकतों की वजह से मैं आपको एड्रेस नहीं बताना चाहता। फिर आंट पोली टॉमी से नाराज होकर वहां से चली जाती है। तभी देखते ही देखते रात हो जाती है। आज गैरिसन ग्रैंड पब की रीओपनिंग भी थी, जिसमें टॉमी अपने सभी करीबियों को इनवाइट करता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जिसके नाम से ये पब खुला है वो खुद ही पार्टी में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आर्थर अभी भी अपनी ड्रग वाली समस्या को लेकर परेशान था, लेकिन तभी फिन उसके पास आता है और आर्थर को थोड़ा सा ड्रग देकर उसका मन शांत करता है। अब आर्थर पूरी तरह से जोश में आ जाता है। फिर वो तुरंत पार्टी में जाता है और वहां सभी को विस्की पिलाना शुरू कर देता है। टॉमी आर्थर को इस तरह देखकर खुश हो जाता है। फिर कुछ ही देर में एडा भी वहां पर आ जाती है। तभी टॉमी एडा को कहता है कि पोली को समझाओ, क्योंकि वो किसी की भी बात नहीं सुन रही। आंट पोली को पहले से ही पता था कि जरूर टॉमी एडा को अपना वकील बनाकर भेजेगा। फिर वो एडा के आते ही उसको साफ साफ कह देती है कि टॉमी की वकालत मत करना, क्योंकि मुझे सिर्फ एड्रेस चाहिए। अब एडा उसकी बात पर कुछ भी नहीं बोल पाती, जिसके बाद आंट पोली अपना मन शांत करने के लिए उस कमरे में से एक लड़के को अपने साथ ले जाती है और उसके साथ खूब मजे करती है। अगली सुबह जब पार्टी खत्म होने के बाद पोली घर वापस आती है तो माइकल दरवाजे पर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। फिर पोली इतने सालों बाद माइकल को देखने के बाद बहुत खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत एक पपेट शो से होती है, जहां कुछ बच्चे बैठकर पपेट शो देख रहे थे, लेकिन तभी कोई शख्स वहां पर आता है और पीछे खड़े आयरिश आदमी को मार देता है। फिर बाद में जब कैम्बल और रोज इस बारे में बात करते हैं तो कैम्बल उसको बताता है कि जिस आदमी ने यह कत्ल किया वो खुद भी एक आयरिश आदमी है। दरअसल आयरिश लोगों के बीच किसी बात को लेकर आपस में जंग छिड़ी हुई है और इसीलिए हर रोज अखबारों में ऐसी खबर छपती रहती है। फिर जाते जाते कैम्बल रोज को कहता है कि अब मेरा लंदन आना जाना लगा रहेगा, इसलिए मेरे लिए किराए पर कोई अच्छा सा घर ढूंढो। फिर रोज कैम्बल से उसके पिछले घर के बारे में पूछता है, लेकिन तभी कैम्बल उसको कहता है कि तुम मेरी फीलिंग्स का मजाक मत उड़ाओ। दरअसल कैम्बल अभी भी ग्रेस को चाहता था, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके पुराने मिशन को लेकर बात करे। अगले सीन में हम देखते हैं शेल्बी ब्रदर्स एक साथ बैठकर कुछ लोगों का चुनाव कर रहे थे। तभी डिगबेथ नाम का एक सीधा साधा शख्स वहां पर आता है और टॉमी को कहता है कि उन 100 लोगों में मुझे भी शामिल कर लो। आर्थर और जॉन डिग को देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि उसके जैसा कमजोर आदमी सोलोमन्स के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन तभी टॉमी को एक आइडिया आता है। वो डिग से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जवाब में डिग कहता है नहीं। फिर टॉमी उसको कहता है कि तुम्हें हमारा एक जरूरी काम करना होगा। शेल्बी ब्रदर्स को बहुत समय से किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि अपने इलीगल माल को एक्सपोर्ट करने के जुर्म में उन्हें किसी को जेल में भिजवाना था, ताकि पुलिस भी ये दिखा सके कि वो लोग पीकी ब्लाइंडर्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। टॉमी इस काम के लिए डिग को चुनता है और उसको ये वादा भी करता है कि हम सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें जेल से छुड़वा लेंगे। अब डिग पैसों के लालच में आकर जेल में रहने के लिए मान जाता है,
लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस वक्त पीकी ब्लाइंडर्स की लड़ाई किससे चल रही है। दूसरी तरफ आंट पोली माइकल के घर आने के बाद उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो माइकल को अपने हाथ से खाना भी खिलाती है और चाय भी पिलाती है। फिर वो माइकल को बताती है कि पीकी ब्लाइंडर्स क्या करते हैं। माइकल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि पोली उसकी माँ है, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी माँ के रूप में सिर्फ मिसिस जॉनसन को देखा था। तभी कुछ देर बाद टॉमी, आर्थर और जॉन भी वहाँ पर आ जाते हैं। आर्थर और जॉन पोली से पूछते हैं कि ये लड़का कौन है। फिर टॉमी उन्हें बताता है कि ये हमारा कजिन है, यानी पोली आंटी का बेटा। फिर आर्थर और जॉन भी इतने सालों बाद माइकल को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर जॉन माइकल को कहता है कि हम तुम्हें भी अपना सारा काम सिखा देंगे और फिर तुम भी एक मजबूत पीकी ब्लाइंडर्स बन जाओगे। फिर कुछ देर बातें करने के बाद जॉन और टॉमी बिली किचन नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं। टॉमी बिली को बताता है कि आज से तुम एक हेड हो, क्योंकि सोलोमन्स के पास जो 100 आदमी जाने वाले हैं उन सभी को तुम लीड करोगे। फिर बिली टॉमी की ये बात मान लेता है, जिसके बाद टॉमी अपने पब में वापस आ जाता है। तभी माइकल वहां पर आकर टॉमी को कहता है कि मैं अपने घर पर फोन करना चाहता हूं। अब टॉमी अच्छे से समझ रहा था कि माइकल को अपनी माँ की याद आ रही है और इसीलिए वो उसको सलाह देता है कि तुम वापस अपने घर चले जाओ और जब तुम 18 के हो जाओगे तब तुम वापस आ जाना। लेकिन माइकल घर जाने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं दोबारा उस जगह पर कभी नहीं जाने वाला और अगर तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया तो मैं अपना पूरा गांव बम से उड़ा दूंगा। माइकल की बातें सुनने के बाद टॉमी मन ही मन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो भी बिल्कुल पोली आंटी के जैसा है। दूसरी तरफ टॉमी के 100 लोग सोलोमन्स के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहां सोलोमन सभी को अच्छे से समझाता है कि हम यहाँ पर ब्रेड बनाते हैं और अगर कोई तुम लोगों से पूछे तो तुम भी उसको यही जवाब दोगे। दरअसल ये ब्रेड का मतलब रम और विस्की से है, लेकिन बाहरी दुनिया को यही लगता है कि सोलोमन्स एक बेकर है। फिर जब सभी आदमियों का नाम नोट हो जाता है तो टॉमी उन सबको एक लाइन में खड़ा कर इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है। बातों बातों में एक आदमी टॉमी से मजाक करता है कि हमने तो यहाँ पर ब्रेड देखी ही नहीं, लेकिन तभी सोलोमन्स उस आदमी के पास आता है और उसके बगल वाले शख्स को एक जोरदार घूसा देता है। तभी सोलोमन्स कहता है कि एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम लोगों को अपने आंख, नाक और मुंह बंद करके सिर्फ हमारे ऑर्डर्स मानने हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। फिर वो आदमी सोलोमन्स की धमकी सुनकर डर जाता है, जिसके बाद बिली सभी को हुक्म देता है कि चुपचाप काम पर लग जाओ। फिर टॉमी एडा के घर जाता है और उसको बताता है कि मैं कुछ लोगों को यहाँ पर रेंट पर रखने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर एडा कहती है इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो लोग कम जगह और पानी की किल्लत से परेशान हो जाएंगे और अगर उन्होंने शिकायत की भी तो तुम आर्थर को भेजकर उनका मुंह बंद करवा दोगे। ये बात सुनकर टॉमी समझ जाता है कि एडा अब बिल्कुल फ्रेडी के जैसे बन गई है। भले ही फ्रेडी मर चुका है, लेकिन वो अपनी कम्युनिस्ट वाला गुण अपनी एडा को दे गया है। फिर टॉमी बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। तभी एडा उसको कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल तुम लोग मेरे घर के बाहर खड़े होकर मुझ पर नजर रखते हो। लेकिन टॉमी तो ये बात सुनकर बिल्कुल भी नहीं चौंकता, क्योंकि टॉमी के कहने पर ही एडा पर नजर रखी जा रही थी। फिर टॉमी एडा को कहता है कि तुम निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि मुझे नींद तभी आएगी जब मेरी बहन सुरक्षित रहेगी। अगले सीन में हम आंट पोली को देखते हैं, जो माइकल को अपना नया घर दिखाने के लिए लाई थी। आंट पोली माइकल को बताती है कि यहाँ तुम्हारी जरूरत की हर चीज मौजूद है और अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए तो घंटी बजाकर मेड को भी बुला सकते हो। माइकल आंट पोली का प्यार और अपनापन देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ आर्थर जब अपने पब में ड्रग्स ले रहा था तो एक लेडी वहां पर आती है और उस पर गन तान देती है। दरअसल ये लेडी उस लड़के की माँ है जिसको आर्थर ने बॉक्सिंग रिंग के अंदर मार डाला था। अब आर्थर भी उस माँ का दर्द समझ रहा था, लेकिन फिलहाल वो अक्ल से काम लेता है और उस लेडी के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। आर्थर जानता था कि इन हाथों ने कभी भी बंदूकें नहीं चलाई और अगर वो निडर होकर खड़ा रहेगा तो वो लेडी खुद ब खुद बंदूक छोड़ देगी। अब आर्थर ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। वो लेडी काफी बार कोशिश करने के बाद भी आर्थर पर गोली नहीं चला पाती, जिसके बाद आर्थर उसे शांति से बैठाकर समझाता है कि वो जस्ट एक गलती थी और हम उस गलती को सुधारने के लिए आपको बहुत सारा पैसा भी देंगे। आर्थर की बात सुनने के बाद वो लेडी गुस्से में आकर पूरी टेबल पलट देती है। फिर जाते जाते वो आर्थर को कहती है कि तुमने बहुत गलत किया, मैं तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। फिर आर्थर उस लेडी का रोता हुआ चेहरा देखकर खुद भी बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अफसोस कि वो उनके मरे हुए बेटे को वापस नहीं ला सकता था। अगले सीन में हम कैम्बल को देखते हैं।
अब कैम्बल को रहने के लिए एक घर किराए पर मिल गया था और उस मकान की मालकिन काफी समय पहले ही रिटायर भी हो चुकी है। जब कैम्बल कुछ देर टहलने के लिए बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात टॉमी से हो जाती है। फिर कैम्बल टॉमी से कहता है कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पहले ही तय हो चुका है कि हमारे बीच जो भी बातें होंगी वो सिर्फ संडे को होंगी। फिर इतना कहने के बाद कैम्बल वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी टॉमी उसे बताता है कि पुलिस वालों ने तुम्हारा मजाक बनाने का एक और तरीका ढूंढ लिया है। दरअसल कैम्बल जिस मकान मालिक के यहाँ पर रह रहा है वो एक होर है जो पैसे लेकर किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार हो जाती है। पहले तो कैम्बल को टॉमी की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन रात के वक्त जब वो खुद उसके सामने कुछ पैसे रखकर ये बात चेक करता है तो मकान मालकिन अपने कपड़े उतारने लगती है। अब कैम्बल को भी यकीन हो जाता है कि टॉमी बिल्कुल सही बोल रहा था। फिर वो उस मकान मालकिन का गला पकड़कर उसको कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाकर सभी को बता देना कि कैम्बल को सब कुछ पता चल गया है। फिर मकान मालकिन घबराकर तुरंत ही वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम सबीनी को देखते हैं। तभी उसका एक आदमी उसके पास आकर बताता है कि मैंने टॉमी के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं है। ये बात सुनने के बाद सबीनी थोड़ा भड़क जाता है। फिर वो अपने आदमी का गला पकड़कर उसको कहता है कि तुम भी शायद टॉमी के साथ मिल गए हो, क्योंकि इतना सारा समय बीत जाने के बाद भी तुम्हें टॉमी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। फिर सबीनी अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि उस डिग नाम के शख्स को खत्म कर दो ताकि पीकी ब्लाइंडर्स में थोड़ा खौफ फैल जाए। फिर सबीनी के ये ऑर्डर्स जारी करते ही उसका आदमी तुरंत जेल में जाकर डिग को मारने की कोशिश करता है। डिग बार बार उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि मैं पीकी ब्लाइंडर्स नहीं हूँ, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसको खत्म कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब इस बात का पीकी ब्लाइंडर्स को पता चल जाता है तो वो आंट पोली के साथ इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। टॉमी पोली को बताता है कि ये काम सबीनी का है और उसने एक धमकी भी दी है कि उनका अगला टारगेट थॉमी शेल्बी होगा। लेकिन टॉमी को खुद की कोई भी चिंता नहीं थी, उसे तो बस इस बात का दुख था कि सबीनी और शेल्बी की इस लड़ाई में डिग जैसा शरीफ आदमी मारा गया। फिर टॉमी तय करता है कि वो अपने एक आदमी को अरेस्ट करवाकर इस बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और इसके अलावा डिग की फैमिली के लिए फंड की व्यवस्था भी करेगा ताकि वो लोग अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सके। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद पोली वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी टॉमी उनसे परमिशन मांगता है कि मुझे एक घोड़े पर 1000 गिनीज खर्च करने हैं। पहले तो पोली उसे इजाजत नहीं देती, लेकिन जब टॉमी उन्हें पूरी डिटेल से समझाता है तो वो मान जाती है। उस समय पीछे खड़ा माइकल टॉमी और पोली की बातें सुन रहा था। अब उसका भी घोड़े देखने का मन करता है, जिसके बाद वो अंदर आकर पोली से इजाजत मांगता है कि मुझे भी अपने भाइयों के साथ जाना है, लेकिन पोली उसे जाने से मना कर देती है। फिर जॉन पोली को समझाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइकल यहाँ तभी रुकेगा जब उसके सारे सपने पूरे होने दिए जाएंगे। जॉन की बातें सुनकर पोली को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो तुरंत माइकल के लिए सैंडविच पैक करती है और उसको जाने की परमिशन दे देती है। फिर कुछ ही देर में सभी पीकी ब्लाइंडर्स अपनी गाड़ी में बैठकर इवेंट में पहुंच जाते हैं, जहां टॉमी को एक फीमेल हॉर्स काफी पसंद आती है। लेकिन टॉमी के अलावा मे नाम की एक लड़की भी थी जो उस हॉर्स पर बोली लगा रही थी। अब बढ़ते बढ़ते बोली 1700 गिनीज तक पहुंच जाती है। टॉमी के दोस्त उसे समझाते हैं कि अब तुम बस करो, क्योंकि हमारा बजट सिर्फ 1000 गिनीज का था। लेकिन टॉमी शेल्बी का दिल जिस चीज पर आ जाए वो फिर उस चीज को हासिल करके ही मानता है। फाइनली 2000 गिनीज पर आकर ये बोली खत्म हो जाती है और वो घोड़ा थॉमस शेल्बी के नाम बिक जाता है। फिर मे नाम की लड़की पर्सनली टॉमी से आकर मिलती है और बताती है कि मैं रेस में घोड़ों को ट्रेन करती हूँ। फिर वो टॉमी से पूछती है कि तुम क्या करते हो, लेकिन टॉमी उसको कोई भी सही जवाब नहीं देता और खुद वहां से चला जाता है। तभी जब सभी शेल्बी ब्रदर्स घर वापस जा रहे थे तो अचानक से सबीनी के लोग उन पर हमला कर देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी दुश्मनों का वही हाल होता है, लेकिन जाने से पहले टॉमी माइकल को समझाता है कि तुमने यहाँ कुछ भी नहीं देखा और ना ही तुम ये बात किसी को बताओगे। माइकल टॉमी की बात मान लेता है और घर जाकर पोली को कुछ भी नहीं बताता। तभी हम देखते हैं कि टॉमी किसी को फोन करने के बारे में सोचता है, लेकिन काफी सोचने के बाद वो फोन नहीं कर पाता। अब ये किसको फोन लगाने की सोच रहा था ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है टॉमी से, जो डिग की ग्रेव पर उसकी माँ से मिलने के लिए जाता है। डिग की माँ टॉमी के सीने पर हाथ मारते हुए जोर जोर से रोने लगती है।
फिर उनके जाने के बाद टॉमी उनके साथ वाली लेडी को कुछ पैसे देता है और फिर वहां से निकल जाता है। टॉमी खुद भी ये बात जानता था कि जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अफसोस कि वो उस माँ के मरे हुए बेटे को वापस नहीं ला सकता। अगले सीन में टॉमी कैम्बल से मीटिंग करने उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहां टॉमी की मुलाकात आयरिश हेड डोनेल और उसके आदमी हेम से होती है, जिन्हें देखकर टॉमी पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब टॉमी को सारी बात समझ में आ जाती है। दरअसल डोनेल और हेम कैम्बल के साथ काम करते हैं और डोनेल के कहने पर टॉमी ने जिस आदमी को मारा था ये भी कैम्बल की ही चाल थी। इन सभी बातों का एहसास होते ही टॉमी कैम्बल और डोनेल दोनों पर बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम में से एक पार्टी किंग के लिए काम करती है और दूसरे क्राउन के एजेंट्स के साथ मिले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे इशारे पर किसी और आदमी का कत्ल करूं। कैम्बल और डोनेल दोनों टॉमी को यही जवाब देते हैं कि काम तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि कैम्बल ने पीकी ब्लाइंडर्स के बॉस की जान बचाई है और आयरिश लोग भी उनके साथ लड़ाई करने के मूड में नहीं हैं। अब टॉमी बुरी तरह फंस जाता है, जिसके बाद वो अपने अगले टारगेट की फाइल उठाता है और वहां से चल देता है। कैम्बल के बाहर आते ही टॉमी उसे समझाता है कि इन लोगों पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंदर जो हेम नाम का आदमी बैठा है वो एक जासूस है जो दुश्मनों को हमारे बारे में रिपोर्ट करता है। कैम्बल टॉमी की बात नहीं मानता, क्योंकि उसने IRA के साथ हाथ मिलाने से पहले उन लोगों की पूरी जानकारी निकलवा ली थी। फिर टॉमी कैम्बल को कहता है कि मेरे आदमी चारों तरफ फैले हैं और उनकी रिपोर्ट कच्ची नहीं हो सकती। अगर तुम्हें अब भी विश्वास नहीं होता तो एक बार और हेम के बारे में पता करो। जाने से पहले टॉमी कैम्बल को एक और बात कहता है कि अगर मेरी बात सच निकली तो तुम्हारा काम पूरा होने से पहले मुझे इस बात का सबूत चाहिए कि ये जासूस मर चुका है। इतना कहकर टॉमी वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं आर्थर और बाकी पीकी ब्लाइंडर्स कैमंडन टाउन के एक पब में आकर सबीनी के आदमियों को मार गिराते हैं और पूरे पब पर कब्जा कर लेते हैं। फिर आर्थर माइक पर चिल्लाते हुए कहता है कि अब यहाँ हमारा राज होगा और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि IRA के लिए काम करने वाला शख्स हेम मारा गया, जिसका मतलब टॉमी का शक सही था। इधर टॉमी जब अपने ऑफिस में बैठा टारगेट रसेल की फाइल पढ़ रहा था, तभी माइकल वहां आकर टॉमी से अकाउंटेंट की जॉब मांगता है। टॉमी उसे जॉब देने से मना कर देता है, लेकिन तभी माइकल उसको कहता है कि आप पिछले 6 महीनों में 6 अकाउंटेंट्स बदल चुके हैं और अगर कोई भरोसेमंद आपके लिए काम करेगा तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। फिर टॉमी माइकल से पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ को इस बारे में पता है। माइकल कहता है कि मैं कुछ ही दिनों में 18 का होने वाला हूँ, जिसके बाद मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। माइकल की बात सुनकर टॉमी उसे कोई कंफर्म जवाब नहीं देता। फिर जब टॉमी अपने घर वापस आता है तो वहाँ मैं उसका इंतजार कर रही थी। मैं टॉमी को बताती है कि मैं आपकी हॉर्स को ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ और फिर वो हॉर्स इतनी तेज दौड़ेगी जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर टॉमी में पर भरोसा करके उसे अपनी हॉर्स दे देता है। फिर टॉमी और मैं गैरिसन पब जाकर कुछ देर एक साथ बातें करते हैं। वहाँ टॉमी में से साफ साफ पूछ लेता है कि कहीं तुम मुझसे इम्प्रेस तो नहीं हो गई। मैं कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे वो घोड़ी पसंद है। बातों बातों में मैं टॉमी से पूछती है कि तुम अपनी हॉर्स का नाम क्या रखोगे। टॉमी कहता है ग्रेस सीक्रेट। ग्रेस का नाम सुनकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि टॉमी अब भी उससे कितना प्यार करता है, लेकिन अफसोस कि सिक्का दूसरी तरफ पलटने के कारण ग्रेस उसकी नहीं हो पाई। तभी रात होने पर टॉमी आंट पॉली से माइकल के बारे में बात करता है। टॉमी पॉली को बताता है कि मेरे पास अकाउंटेंट की जॉब के लिए 2 कैंडिडेट्स आए थे, लेकिन जो दूसरा वाला है वो माइकल से ज्यादा समझदार है। पॉली टॉमी की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। दरअसल पॉली ये नहीं चाहती कि माइकल अकाउंटेंट की जॉब करे, लेकिन उन्हें डर है कि अगर टॉमी ने माइकल के बदले किसी और को काम पर रख लिया तो कहीं माइकल ये परिवार छोड़कर न चला जाए। फिर टॉमी भी इस बात पर अपनी सहमति देता है और पॉली को बता देता है कि दूसरे कैंडिडेट वाली कहानी झूठ थी। ये सब सिर्फ टॉमी ने पॉली को समझाने के लिए कहा था। अगले सीन में हम देखते हैं माइकल की बर्थडे पार्टी चल रही थी। आज सभी पीकी ब्लाइंडर्स के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि उनका एक बिछड़ा हुआ भाई उन्हें वापस जो मिल गया था। टॉमी माइकल को बर्थडे गिफ्ट में एक घड़ी देता है ताकि वो हमेशा टाइम पर ऑफिस पहुंचे। ऑफिस का नाम सुनते ही माइकल समझ जाता है कि टॉमी ने उसे जॉब पर रख लिया है, जिसके बाद माइकल खुशी के मारे पॉली को गले से लगा लेता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद टॉमी अपने सभी भाइयों और पॉली को एक नई ड्रिंक टेस्ट कराता है। फिर टॉमी सभी को बताता है कि कुछ समय बाद ये माल पूरे अमेरिका, कनाडा और कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसके बाद हम करोड़ों में खेलेंगे। टॉमी ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए काफी कुछ सोच रखा था,
लेकिन फिलहाल उसे बस सबीनी की टेंशन है जो उनके रास्ते में पत्थर बनकर खड़ा है। फिर कुछ समय बाद टॉमी गैरिसन पब जाकर वहां की अकाउंट्स बुक चेक करता है और देखता है कि अकाउंट्स में 600 पाउंड्स का घपला है, जिसका मतलब जरूर आर्थर किसी महंगी चीज में पैसे बर्बाद कर रहा है। फिर पूछने पर आर्थर टॉमी से झूठ बोल देता है कि वो पैसे कुछ एक्स्ट्रा सामान लाने में खर्च हो गए, लेकिन फिर भी टॉमी समझ जाता है कि जरूर आर्थर ने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। फिर ये बात जानकर टॉमी काफी नाराज हो जाता है और आर्थर को साफ साफ कह देता है कि अगर तुम इसी तरह घपले करते रहे तो मुझे यहाँ के लिए कोई दूसरा मैनेजर ढूंढना होगा। ये धमकी देने के बाद टॉमी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो सीधा एडा के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि एडा के घर पर एक लड़का है। फिर वो एडा से पूछता है कि ये लड़का कौन है। एडा कहती है कि टेंशन मत लो, ये लेडज का जेम्स है और ये एक गे है, ये मेरे यहाँ किराए पर रहता है। ये बात सुनकर टॉमी का मन थोड़ा शांत होता है। फिर टॉमी जेम्स को कुछ देर बाहर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो और एडा साथ बैठकर कुछ पर्सनल बातें डिस्कस करते हैं। टॉमी एडा को बताता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और जॉन के बच्चों के नाम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे परिवार में सिर्फ तुम ही दोनों हो जिनके बच्चे हैं, और बात रही मेरी तो मेरी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं। जब एडा ये बात सुनती है तो उसको टॉमी की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी टॉमी उसको कहता है कि मैं बस अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूँ। अब अगले सीन में हम सबीनी को देखते हैं जो अपने कुछ आदमियों के साथ सोलोमन से मिलने आया था। दरअसल सबीनी को पता चल चुका है कि पीकी ब्लाइंडर्स सोलोमन के साथ मिल गए हैं और इसीलिए सबीनी सोलोमन से हाथ मिला लेता है ताकि पीकी ब्लाइंडर्स कमजोर पड़ जाए। अब टॉमी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि इटालियन और यहूदी एक हो गए हैं, क्योंकि ऐसा होने पर तो जिप्सीज यानी पीकी ब्लाइंडर्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं टॉमी जब मे के घर के पास से गुजर रहा था तो अचानक उसकी गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है। फिर मजबूरन टॉमी को मे के घर जाना पड़ता है, जहां मे उसे बताती है कि तुम्हारी हॉर्स की प्रोग्रेस काफी अच्छी है। टॉमी मे से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास गाड़ी का तेल होगा। मे कहती है कि शायद गैराज में मिल सकता है। बातों बातों में मे थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे अपने मरे हुए पति की याद आ रही थी। फिर टॉमी मे के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करता है। तभी मे टॉमी को सलाह देती है कि तुम्हें आज रात यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा घर काफी दूर है और मेरे घर में एक गेस्ट रूम भी है जहाँ तुम आराम से रह सकते हो। फिर टॉमी मे की बात मान लेता है। फिर रात के वक्त वो दोनों साथ में खूब मजे करते हैं। दूसरी तरफ माइकल और उसका दोस्त जब साथ में अकाउंट्स चेक कर रहे थे तो उसका दोस्त इन सब से बोर होकर माइकल को एक पब में चलने के लिए कहता है। माइकल भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन जब वो दोनों पब में जाते हैं तो वहाँ पैडी नाम का आदमी माइकल के दोस्त को भगाने लगता है। वो माइकल के दोस्त को कहता है कि मैं ब्लैक लोगों के साथ ड्रिंक नहीं करता और इस पब में भी ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। फिर माइकल, उसके दोस्त और पैडी के बीच हाथापाई होने लगती है। बारटेंडर तुरंत पैडी को रुकने के लिए कहता है और बताता है कि ये लड़का पोली का बेटा है, यानी पीकी ब्लाइंडर्स का भाई। बारटेंडर की बात सुनकर पैडी के होश उड़ जाते हैं। फिर वो तुरंत माइकल से माफी मांगता है और वहाँ से निकल लेता है। फिर माइकल और उसका दोस्त टॉमी के पब आकर आर्थर और जॉन को ये सारी बात बताते हैं। माइकल के मुंह से ये सब सुनकर आर्थर का खून खौल उठता है। फिर आर्थर और जॉन उस पैडी को पकड़ते हैं और उसके साथ साथ पूरे पब को जलाकर खाक कर देते हैं। दूसरी तरफ टॉमी चर्च आकर कैम्बल से मिलता है। कैम्बल टॉमी को बताता है कि तुम्हें 3 हफ्ते बाद रसेल को खत्म करना होगा और अगर इस बीच कोई पुलिस वाला मारा गया तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहना। फिर टॉमी कहता है कि मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है और इसीलिए मैंने अपने कुछ आदमी तुम्हारे लिए छोड़ रखे हैं ताकि अगर मुझे कुछ भी हो तो वो तुम्हें भी खत्म कर दें। फिर इतना कहकर टॉमी वहां से चला जाता है। अब घर वापस आने के बाद टॉमी किसी को फोन करता है, लेकिन जब सामने से वो आदमी फोन उठाता है तो टॉमी कोई जवाब नहीं देता। दरअसल टॉमी ने ये कॉल ग्रेस को लगाई थी और जिस आदमी ने फोन उठाया वो ग्रेस का हस्बैंड क्लाइव था। अब ग्रेस को भी अंदाजा हो जाता है कि जरूर ये कॉल टॉमी ने ही की होगी, लेकिन क्या अब वो टॉमी को कॉल बैक करेगी, ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होगा। 5th एपिसोड की शुरुआत होती है सबीनी से, जिसने सोलोमन्स के साथ मिलकर पीकी ब्लाइंडर्स को बर्बाद करने का पूरा प्लान बना लिया था। आर्थर जब सोलोमन्स से मिलने आता है तो सोलोमन्स उसके सामने एक बकरे की झूठी बलि देने का नाटक करता है। फिर वो आर्थर को बताता है कि हम पास ओवर के बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाने के लिए इस बकरे की बलि दे रहे हैं और इस बकरे का नाम है टॉमी शेल्बी। टॉमी का नाम सुनते ही आर्थर और बिली तुरंत समझ जाते हैं कि यह सोलोमन्स की एक चाल है
अब सोलोमन्स बिली को शूट कर देता है और आर्थर को पकड़कर उस पर इल्जाम डाल देता है कि इसी ने बिली को मारा है। दूसरी तरफ कैम्बल कुछ ऑफिसर्स के साथ पोली के घर पर जाता है और माइकल को अरेस्ट कर लेता है। पोली कैम्बल से पूछती है कि तुम लोग मेरे बेटे को किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हो। फिर कैम्बल कहता है कि तुम्हारे बेटे ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक पब को जला दिया था। फिर पोली कैम्बल के आगे गिड़गिड़ाती है और यहाँ तक कि उससे अपने बेटे की भीख तक मांगती है, लेकिन कैम्बल उसके बेटे को नहीं छोड़ता। अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं जो अभी भी मे के यहाँ पर रुका हुआ था। मे अनजाने में ही सही लेकिन टॉमी से प्यार करने लगी थी और टॉमी भी उसे पसंद करने लगा था। फिर मे टॉमी को किस करते हुए आज रात फिर से उसको यहीं पर रुकने की रिक्वेस्ट करती है और टॉमी भी उसको हाँ कह देता है। फिर कुछ देर बाद टॉमी को एक फोन आता है और पोली उसे बताती है कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो गया है। फिर टॉमी गुस्से में सीधा कैम्बल से जाकर मिलता है और कैम्बल पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया जबकि हमारे बीच में एक डील हो गई थी। फिर कैम्बल कहता है कि तुमने वो डील विंस्टन चर्चिल के साथ की थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई और इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो होम सेक्रेटरी के ऑर्डर पर ही हो रहा है जिनकी पोस्ट चर्चिल से ऊपर है। फिर कैम्बल आखिरी बार टॉमी को वार्न करता है कि हमारा काम हो जाना चाहिए वरना ना तुम जिंदा रहोगे और ना ही तुम्हारे वो पीकी ब्लाइंडर्स। अब टॉमी एक बार फिर से बुरी तरह फंस गया था क्योंकि कैम्बल और सोलोमन्स ने तो उसे धोखा ही दिया था, लेकिन इसके अलावा पीकी ब्लाइंडर्स के सारे प्रोडक्ट और उनकी एक्सपोर्ट करने वाली जगहें सब सवीनी के ऑर्डर पर सील करवा दी गई थी। फिर टॉमी निराश होकर घर वापस आ जाता है। कुछ देर बाद ग्रेस टॉमी को कॉल करती है और बताती है कि तुम्हारी कॉल आने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाई, इसलिए अब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन फिलहाल टॉमी हालातों को देखते हुए उसे मिलने से मना कर देता है। फिर टॉमी अपनी फैमिली के पास आकर उनके सामने एक प्लान रखता है। पोली को बिजनेस या किसी और चीज की परवाह नहीं थी क्योंकि उसको तो सिर्फ अपना बेटा वापस चाहिए था। फिर टॉमी नाराज होकर पोली को थोड़ा डांट देता है। फिर पोली कहती है कि जैसे ही माइकल जेल से छूटेगा मैं उसको तुम लोगों से बहुत दूर ले जाऊंगी। फिर इतना कहकर पोली वहां से चली जाती है। तभी आसमा टॉमी की हेल्प करने के लिए उसे सलाह देती है कि मैं ली फैमिली से कहकर कुछ सोल्जर्स बुलवा सकती हूँ। फिर टॉमी तुरंत ही सोल्जर्स बुलवाने के लिए मान जाता है क्योंकि इस वक्त उन्हें आदमियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर आसमा जॉन को बहाने से बाहर भेज देती है और टॉमी को कहती है कि तुम्हारा बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान बिल्कुल भी सही नहीं था। ये बात सुनकर टॉमी गुस्से में आ जाता है। फिर वो तुरंत आसमा का गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर दोबारा ऐसी बात की तो तुम्हें अपनी फैमिली से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। फिर आसमा टॉमी को कहती है कि कौन सा परिवार, क्योंकि यहाँ तो सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं। इतना कहकर आसमा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पोली कैम्बल से पर्सनली मिलने जाती है और पूछती है कि तुम्हें मेरे बेटे को छोड़ने के बदले में क्या चाहिए। पोली की ये बात सुनते ही कैम्बल उसके जिस्म की तरफ देखने लगता है और फिर वो पोली को कहता है कि तुम बस रो, क्योंकि अगर तुम रोगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। फिर पोली कैम्बल जैसी गंदगी से घृणा करके तुरंत मुंह मोड़ लेती है, लेकिन कैम्बल को ये बात बुरी लग जाती है। फिर वो तुरंत पोली को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर पोली अपनी भावनाओं को समेटती है और अपने बेटे के लिए खुद कैम्बल के साथ मजे करने के लिए राजी हो जाती है। फिर रात के वक्त जब एडा पोली से मिलती है तो उसकी हालत देखकर एडा के होश उड़ जाते हैं। फिर वो समझ जाती है कि जरूर कैम्बल ने पोली की मजबूरी का फायदा उठाया होगा, लेकिन अफसोस कि वो इस मामले में पोली की कोई भी हेल्प नहीं कर सकती थी। फिर अगली ही सुबह माइकल को जेल से रिहा कर दिया जाता है। फिर वो बाहर आते ही सबसे पहले पोली के पास जाता है और कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। अगर आपने सच में ऐसा किया है तो शायद आप लोगों के लिए ये सिर्फ एक मजाक होगा। फिर पोली समझ जाती है कि माइकल को उसको छुड़वाने का तरीका पसंद नहीं आया, लेकिन माइकल ये नहीं जानता था कि पोली ने कितनी मजबूरी में ऐसा कदम उठाया। दूसरी तरफ टॉमी कर्ली से मिलकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। तभी उसे आर्थर को बाहर निकालने का एक tariqa मिल जाता है। फिर टॉमी ग्रेस को मिलने के लिए बुलाता है और ग्रेस भी अपने पति को झूठ बोलकर घर से चली जाती है। ग्रेस और टॉमी आज भी एक दूसरे को उतना ही पसंद करते हैं जितना वो पहले किया करते थे, लेकिन टॉमी न्यूयॉर्क नहीं गया। इसी वजह से आज ग्रेस की जिंदगी में कोई और है। फिर टॉमी ग्रेस को बताता है कि मैंने आज की मुलाकात के लिए बहुत सारी चीजें सोची हैं। मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलेंगे और कुछ देर बातें करेंगे और फिर तुम मेरे साथ सोओगी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरा सारा मूड खराब हो गया। फिर जब ग्रेस टॉमी की ये बातें सुनती है तो थोड़ा भड़क जाती है। फिर वो टॉमी को कहती है कि अब मैं शादीशुदा हूँ और तुमने मेरे बारे में ये सब सोचा भी कैसे कि मैं अपने पति को धोखा देकर तुम्हारे साथ सोऊंगी। फिर टॉमी ग्रेस को कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो यहाँ पर आई ही क्यों। टॉमी की इस बात का ग्रेस के पास कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए टॉमी जल्दी से इस टॉपिक को बदल देता है
और ग्रेस को फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन से मिलवाने के लिए ले जाता है। फिर टॉमी कैम्बल के पास फोन करता है और बताता है कि अगर तुम्हारे लोग एडा या मेरे घर के बाहर नजर रख रहे हैं तो आज वो सभी लोग मेरे साथ एक खूबसूरत लेडी को आते हुए देखेंगे। कैम्बल तुरंत समझ जाता है कि टॉमी ग्रेस की बात कर रहा है। फिर वो गुस्से में फोन नीचे रख देता है। फिर टॉमी ग्रेस को अपने घर ले जाता है और वो दोनों एक साथ खूब मजे करते हैं। फिर बाद में ग्रेस टॉमी को कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। दरअसल ग्रेस और क्लाइव एक साथ बेबी करने की कोशिश कर रहे थे और डॉक्टर्स का कहना था कि दिक्कत ग्रेस में ही है, जिसकी वजह से उन्हें बच्चा नहीं हो रहा। टॉमी समझ जाता है कि ग्रेस क्या कहना चाहती है और इसीलिए ग्रेस ने न्यूयॉर्क जाने से पहले टॉमी के साथ मजे किए, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि वो अभी भी किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही। फिर टॉमी ग्रेस को सलाह देता है कि तुम अपने पति से झूठ बोलकर मुझसे मिलने आती रहो, लेकिन टॉमी की इतनी बात सुनते ही ग्रेस उसे तमाचा लगा देती है। फिर वो टॉमी को बताती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा इंसान है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। फिर टॉमी कहता है कि अगर धोखा नहीं दे सकती तो जाकर क्लाइव को बता दो कि तुम किसी और से प्यार करती हो। फिर ग्रेस टॉमी को कोई भी कंफर्म जवाब नहीं देती। अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो जेल में आर्थर से मिलने के लिए आया था। फिर आर्थर जॉन से पूछता है कि टॉमी मुझे छुड़ाने के लिए क्या कर रहा है, लेकिन जॉन जवाब देने के बजाय अपना सिर नीचे कर लेता है क्योंकि बहुत जल्द आर्थर को फांसी की सजा होने वाली है। फांसी का नाम सुनते ही आर्थर के होश उड़ जाते हैं। फिर आर्थर अपने पुराने दिन याद करने लगता है और सोचता है कि अगर मैंने स्कूल में सही से पढ़ लिया होता तो शायद आज मुझे पीकी ब्लाइंडर्स बनने के चक्कर में फांसी नहीं होती। अब आर्थर उन सभी बातों के लिए टॉमी को दोष देने लगता है, लेकिन तभी जॉन उसे बताता है कि टॉमी के बारे में ऐसा मत बोलो क्योंकि उसने तुम्हें बाहर निकालने का एक जबरदस्त प्लान सोचा है। अब जेल से निकलने के बाद जॉन सीधा रसेल के घर पर जाता है और वहां सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर पोस्ट बॉक्स के अंदर एक बॉम्ब फिट कर देता है। फिर वहां एक तेज धमाका होता है, लेकिन अब क्या रसेल इस धमाके में मारा गया ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ टॉमी मे के घर पर उससे मिलने के लिए जाता है। टॉमी उदास होकर मे को बताता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है हमें वो सब बंद करना होगा क्योंकि मेरी लाइफ में कोई और है। फिर मे टॉमी की बात सुनकर थोड़ा नाराज हो जाती है। वो टॉमी को कहती है ठीक है अब तुम वापस चले जाओ क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। फिर टॉमी मे को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो मानती ही नहीं। फिर टॉमी वहां से जाने लगता है, लेकिन मे का उदास चेहरा देखकर टॉमी के पांव वहीं पर रुक जाते हैं। फिर टॉमी एक बार फिर से पलटकर मे के पास जाता है। मे समझ जाती है कि टॉमी को भी उसे छोड़ने का दुख है और इसीलिए वो टॉमी को किस करते हुए कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर टॉमी निश्चिंत होकर अपने ऑफिस वापस आ जाता है। टॉमी के आने से कुछ देर पहले कैम्बल भी उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन जब उसने टॉमी की गैर मौजूदगी में उसके लॉकर खोलने की कोशिश की तो टॉमी कैम्बल को ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर वो कैम्बल को कहता है कि आप इतनी तकलीफ मत उठाइए क्योंकि मैं हमेशा अपने ऑफिस की चीजों को लॉक करके रखता हूँ। फिर वो दोनों एक साथ बैठकर मीटिंग करते हैं। कैम्बल को पहले ही शक हो गया था कि रसेल के घर पर जो कुछ भी हुआ वो टॉमी ने ही करवाया है। कैम्बल टॉमी को कहता है कि तुमने बहुत दिमाग लगाकर फील्ड मार्शल रसेल का घर जला दिया ताकि उनको रहने के लिए कोई दूसरी जगह जाना पड़े और फिर तुम उनको मारने से बच जाओ। लेकिन टॉमी कैम्बल को यकीन दिलाता है कि मैं रसेल को जरूर मारूंगा, लेकिन इस तरीके से कि तुम लोग भी मुझे गोली चलाते वक्त पकड़ ना पाओ। दरअसल टॉमी अच्छे से जानता था कि मार्शल को मारने के बाद कैम्बल जरूर चालाकी दिखाकर उसको जेल में भिजवा देगा, लेकिन टॉमी शेल्बी भी बहुत होशियार है। वो रसेल को ऐसी जगह पर मारेगा जहां कैम्बल के आदमियों को भनक तक नहीं लगेगी। फिर कैम्बल के जाने से पहले टॉमी उसको अखबार दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, मैंने कुछ समय पहले ही एक बहुत सुंदर सी हॉर्स खरीदी है। लेकिन जब कैम्बल उस हॉर्स के नीचे ग्रेस सीक्रेट नाम देखता है तो उसे बहुत जलन होने लगती है और इसी के साथ 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं टॉमी एक लेटर में अपने मिशन और बाकी की सारी डिटेल्स लिख देता है और साथ ही उसमें यह भी लिखता है कि अगर इस मिशन के दौरान मैं मारा गया तो मेरी फैमिली को इन सब से दूर रखा जाए क्योंकि इसमें मेरी फैमिली शामिल नहीं थी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेजर कैम्बल के कहने पर कर रहा हूँ और मेरी मौत का कारण भी वही होंगे। फिर टॉमी वो लेटर एडा को दे देता है और कहता है कि अगर आज मुझे कुछ भी हो गया तो तुम ये लेटर पोस्ट कर देना। एडा को भी लेटर के अंदर की बात जानने की उत्सुकता हो रही थी, लेकिन टॉमी उसको साफ साफ इनकार कर देता है कि तुम ये लेटर खोल कर नहीं पढ़ोगी। दूसरी तरफ आर्थर को जेल से रिहा कर दिया जाता है क्योंकि टॉमी डील पूरी करने के लिए राजी हो गया था।
टॉमी पहले ही सारा प्लान सेट कर चुका था और अपने प्लान की पहली सीढ़ी चढ़ते हुए वो एडा के किराएदार जेम्स को लेकर सीधा सोलोमन से मिलने चला जाता है। दरअसल सोलोमन्स और सबीनी के बीच में एक डील हुई थी कि अगली डर्बी रेस में सबीनी सोलोमन्स के बुकीज को आने देगा, लेकिन बाद में सबीनी अपनी बात से पलट गया। टॉमी इसी बात का फायदा उठाकर सोलोमन्स को 20% ऊपरी कमाई देकर राजी करने की कोशिश करता है। हालांकि सोलोमन्स भी बहुत चालाक आदमी था, क्योंकि टॉमी शेल्बी जैसी बड़ी मछली खुद उसके अड्डे पर चलकर आई है और इसीलिए सोलोमन्स उसको कहता है कि अब तुम मुझे 20% नहीं बल्कि बिजनेस का पूरा 100% दोगे। फिर ये बात सुनकर टॉमी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम जरूर ऐसा ही कुछ कहोगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। फिर टॉमी सोलोमन्स को बताता है कि तुम्हारे ऑफिस आने से पहले जूते के फीते बांधने के बहाने मैंने यहाँ पर बॉम्ब फिट करवा दिया था और अगर मैं 7 बजे तक यहाँ से बाहर नहीं निकला तो मेरा आदमी बॉम्ब से ये पूरा इलाका उड़ा देगा। फिर सोलोमन्स और उसका आदमी टॉमी की धमकी सुनकर घबरा जाते हैं। अब ये डील गिरते गिरते 35% में तय हो जाती है, जिसके बाद टॉमी सोलोमन्स से हाथ मिला लेता है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद टॉमी, आर्थर और सभी पीकी ब्लाइंडर्स सीधा डर्बी रेस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पोली भी रेस देखने के लिए लंदन जा रही थी, लेकिन जाने से पहले वो माइकल को ढेर सारे पैसे देते हुए कहती है कि जब मैं यहाँ पर वापिस आऊं तो तुम मुझे यहाँ पर नहीं मिलोगे। माइकल समझ जाता है कि पोली उसको पीकी ब्लाइंडर से दूर रखना चाहती है, लेकिन माइकल किसी भी हाल में ये बिजनेस छोड़कर नहीं जाने वाला था। अगले सीन में हम कैम्बल को देखते हैं, जो रेड राइट हैंड फोर्स के 3 ऑफिसर से मिलने के लिए आया था। कैम्बल उन तीनों को टॉमी की तस्वीर दिखाता है और ऑर्डर देता है कि कुछ भी करके इसको खत्म कर दो। इस समय रेड हैंड फोर्स एक जाने माने सुपारी किलर्स माने जाते थे और इसीलिए कैम्बल बिना किसी के पास जाए सीधे उन्हीं से जाकर मदद मांगता है। दूसरी तरफ रेस शुरू होने से पहले टॉमी अपने दोनों भाइयों और बाकी के पीकी ब्लाइंडर्स को सारा प्लान समझा देता है। टॉमी के नए प्लान के मुताबिक सभी पीकी ब्लाइंडर्स चारों तरफ पिचों में फैल जाएंगे, जिसके बाद टॉमी खुद एक बड़ा हादसा करके पुलिस का ध्यान भटकाएगा और पीकी ब्लाइंडर सबीनी के आदमियों को पकड़कर उनका सारा पैसा लूट लेंगे। फिर वो सभी को सख्त आदेश देता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि रेस में किंग जॉर्ज भी आने वाले हैं। अब सभी पीकी ब्लाइंडर्स टॉमी की ये बात अच्छे से समझ जाते हैं। फिर जाते जाते आर्थर टॉमी से पूछता है कि तुम ऐसा क्या करने वाले हो जिससे पूरी पुलिस फोर्स का ध्यान तुम पर ही रहेगा। फिर टॉमी कहता है बस तुम मुझ पर भरोसा रखो, और इतना कहने के बाद टॉमी वहां से चला जाता है। फिर वो रेस शुरू होने से पहले एक बार अपनी हॉर्स और मे से आकर मिलता है। मे अभी भी टॉमी के ख्याल अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। फिर जाने से पहले टॉमी उसको किस करता है और कहता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। फिर टॉमी वहां से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद डर्बी रेस पर पैसे लगना शुरू हो जाते हैं। टॉमी को कोई भी अंदाजा नहीं था कि ग्रेस भी यहाँ पर आई हुई है। फिर ग्रेस टॉमी से मिलकर उसको बताती है कि मेरा शक सही निकला, कि मुझ में कोई कमी नहीं है और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। टॉमी बच्चे का नाम सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो अपने इमोशंस को साइड में रखता है और ग्रेस को कहता है कि आज मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, इसलिए प्लीज तुम अभी यहाँ से चली जाओ। ग्रेस टॉमी को बताती है कि मैं अपने पति से झूठ नहीं बोल पाई, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन टॉमी वहां से चला जाता है और ग्रेस साइड में खड़ी होकर रेस खत्म होने का इंतजार करने लगती है। फिर जब टॉमी अपने प्लान के मुताबिक लिजी से मिलता है तो कहता है कि आज तुम्हें मेरे एक बहुत ही जरूरी प्लान में साथ देना होगा, और वो प्लान ये था कि लिजी सोल्जर रसेल को मजे करने के बहाने सुनसान जगह पर ले जाएगी और फिर टॉमी वहां पर रसेल को शूट कर देगा। लेकिन लिजी जब टॉमी का ये प्लान सुनती है तो वो थोड़ा भड़क जाती है, क्योंकि टॉमी ने खुद उससे वादा किया था कि आज के बाद तुम्हें कभी भी ये सब नहीं करना पड़ेगा। फिर टॉमी लिजी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आखिरी बार मेरी ये बात मान लो, मैं फिर कभी दोबारा तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहूंगा। अब काफी सोचने के बाद लिजी टॉमी की हेल्प करने के लिए मान जाती है। फिर सब कुछ ठीक वैसा ही होता है जैसा टॉमी ने प्लान बनाया था। फिर जब लिजी सोल्जर रसेल को अपने जाल में फंसा रही थी तो टॉमी कैम्बल के पास आकर उसको ग्रेस के बारे में बता देता है। टॉमी कैम्बल को कहता है कि याद करो, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि हम जैसे मर्दों को प्यार नसीब नहीं होता, लेकिन तुम्हारी वो बात गलत निकली। ग्रेस मुझसे प्यार करती है और मैं भी उसको चाहता हूँ। टॉमी के एक एक शब्द कैम्बल के कान में तीर की तरह चुभ रहे थे, लेकिन फिलहाल वो टॉमी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता था। फिर जाने से पहले टॉमी कैम्बल को कहता है कि तुम्हारे और पोली के बीच में जो कुछ भी हुआ वो मुझे पता है, और आज के दिन या तो तुम मरोगे या फिर मैं। और इतना कहकर टॉमी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लिजी टॉमी के प्लान के मुताबिक रसेल को एक अकेली जगह पर ले जाती है, लेकिन जब टॉमी वहां पर आता है
तो बाहर खड़े ऑफिसर्स उसे मेन रास्ते से अंदर जाने नहीं देते। अब लिजी बुरी तरह से फंस जाती है क्योंकि रसेल जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ा था। फिर कुछ ही मिनटों में टॉमी पीछे के रास्ते से लिजी के पास पहुंच जाता है। फिर जैसे ही टॉमी उसके ऊपर गोली चलाने लगता है, रसेल उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। फिर टॉमी अपना दिमाग चलाता है और रसेल की बंदूक उसकी बेल्ट से निकालकर उसी की गन से उसको शूट कर देता है। लिजी इस हादसे के बाद बहुत घबरा जाती है। फिर टॉमी लिजी को अपने गले से लगाता है और कहता है कि जो भी हुआ तुम सब कुछ भूल जाओ और तुरंत यहाँ से निकलो। फिर लिजी के जाते ही टॉमी अपना चेहरा पोंछकर बाहर निकल जाता है और वहां मौजूद ऑफिसर्स को एक झूठी कहानी बनाकर उन्हें रसेल के खून के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। टॉमी के ऐसा करते ही सभी ऑफिसर्स सीधे किंग की प्रोडक्शन के लिए चले जाते हैं। अब पीकी ब्लाइंडर्स को अपने मकसद को अंजाम देने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद आर्थर और जॉन सबीनी के लोगों को मार गिराते हैं और उनका सारा पैसा लूट लेते हैं। फिर टॉमी रेस्टोरेंट के अंदर जाकर सबीनी और उसके आदमियों से मिलता है और बताता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने तुम्हारा सारा पैसा लूट लिया है और तुमने सोलोमन्स को धोखा दिया था, इसलिए वो भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। टॉमी की बातें सुनकर सबीनी का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो कांच का एक गिलास तोड़कर टॉमी पर उससे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पर आ जाती है और टॉमी को पकड़ कर ले जाती है। टॉमी खुद भी हैरान था कि पुलिस उसको पकड़ कर क्यों ले जा रही है, लेकिन बाद में वो ऑफिसर्स टॉमी को बताते हैं कि हम रेड राइट हैंड फोर्स की तरफ से हैं और हमें तुम्हें खत्म करने का ऑर्डर मिला है। फिर उन ऑफिसर्स की बातें सुनकर टॉमी के होश उड़ जाते हैं। अब मजबूरन टॉमी को उनके साथ जाना ही पड़ता है। तभी हमें पता चलता है कि टॉमी की हॉर्स ये रेस जीत गई थी और इसीलिए मे एक नई ड्रेस पहनकर टॉमी को इधर उधर देखने लगती है। तभी मे की नजर ग्रेस पर पड़ती है, जिसके बाद वो ग्रेस से जाकर मिलती है और बताती है कि टॉमी तुम्हारी ही तरह मुझसे भी बहुत प्यार करता है। मे की बात सुनकर ग्रेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो मे को थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है कि किसी भी औरत के साथ एक रात बिताना और प्यार करने में काफी ज्यादा फर्क होता है। फिर मे जब ये बात सुनती है तो वो ग्रेस के साथ कोई भी बहस नहीं करती, क्योंकि वैसे भी टॉमी ग्रेस से ही प्यार किया करता था। दूसरी तरफ कैम्बल जब विंस्टन चर्चिल को फोन करके डर्बी की सारी बात बताता है तो पोली उससे मिलने के लिए आती है। कैम्बल इस बार भी पोली के साथ मजे करने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि पोली अपने साथ एक गन लेकर आई है। फिर पोली बिना समय गवाए कैम्बल को शूट कर देती है और फिर कांपते हुए कहती है कि कभी भी पीकी ब्लाइंडर्स के साथ मत उलझना। अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं, जिसको रेड हैंड ऑफिसर्स लाश दफनाने वाली जगह पर ले जाते हैं। अपने आखिरी शब्दों में टॉमी अपनी किस्मत को कोसने लगता है, क्योंकि वो जीत के इतना करीब होने के बाद भी हार गया था। फिर जब टॉमी अपने घुटनों के बल बैठकर मरने के लिए तैयार होता है तो अचानक उन तीनों में से एक ऑफिसर बाकी दोनों को शूट कर देता है। अब यहाँ से कहानी उल्टी हो जाती है। फिर वो ऑफिसर टॉमी को बताता है कि विंस्टन चर्चिल बहुत जल्द आपसे मिलना चाहते हैं और फिर वो टॉमी को वहां से जाने के लिए कहता है। टॉमी खुद को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि टॉमी मौत को टक्स से छूकर बाहर आ गया था। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं पीकी ब्लाइंडर्स अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तभी टॉमी अपने ऑफिस आता है और माइकल से पूछता है कि तुम अब तक यहाँ से गए क्यों नहीं। फिर माइकल कहता है कि मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला किया है और वो फैसला ये है कि मुझे भी आपके साथ मिलकर पैसे बनाने हैं। माइकल की बातें सुनकर टॉमी को उस पर बहुत गर्व होता है। फिर वो माइकल को कहता है कि मैंने अपने बिजनेस के फ्यूचर के लिए ढेर सारे आइडिया सोच रखे हैं, लेकिन उन सबसे पहले मैं शादी करने वाला हूँ। और इसी के साथ सेकंड सीजन का एंड हो जाता है। अब थर्ड सीजन में हम देखेंगे कि क्या टॉमी ग्रेस के साथ शादी करेगा या फिर उसकी लाइफ में कोई और ही आएगी, और क्या कैम्बल सच में मारा गया या फिर वो भी मौत को छूकर टक्स से बाहर आ गया। और हाँ, विंस्टन चर्चिल ने जो टॉमी को मिलने के लिए बुलाया था, ऐसी क्या खास बात है जो वो उससे करना चाहते हैं। अगर आप थर्ड सीजन देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं जल्दी ही उसका थर्ड सीजन लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।